नमस्कार। आज हम विमानन इतिहास के एक शायद सबसे बड़े रहस्य पर बात करने वाले हैं। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 का गायब होना, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और हाँ, एक दशक बाद भी ये गुत्थी सुलझी नहीं है। हमारे पास इस मामले से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम कोशिश करेंगे समझने की कि क्या हुआ था, क्या पता है हमें, क्या सिर्फ अंदाजा है, और वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतना इतना रहस्यमयी बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं उस रात क्या हुआ, क्या खोजा गया और कौन से सवाल आज भी बाकी हैं। इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले वो रात 8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट थी MH370। विमान था बोइंग 772,000 ER, काफ़ी भरोसेमंद माना जाता है, और ये जा रही थी कुआलालंपुर से बीजिंग। विमान में कुल 239 लोग थे, इनमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, एक रूटीन फ्लाइट। विमान ने रात 0041 बजे कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया, और शुरुआत में जैसा मैंने कहा सब प्लान के मुताबिक ही था। फिर उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद रात के 1:19 पर कॉकपिट से आखिरी सामान्य संदेश आया मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। कहा गया, गुड नाइट मलेशियन 370। आवाज भी बिल्कुल शांत, सामान्य। हाँ, और इसी सामान्य संदेश के ठीक बाद ही चीजें अजीब होनी शुरू होती हैं। ठीक है। सिर्फ 2 मिनट बाद 01.21 पर विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया, या शायद कर दिया गया। और ये ट्रांसपॉन्डर ही होता है जो नागरिक रडार को विमान की पहचान, उसकी ऊंचाई, लोकेशन, ये सब बताता है। अच्छा। तो जैसे ही ये बंद हुआ, फ्लाइट MH370 नागरिक रडार स्क्रीन से एकदम गायब हो गई। गायब मतलब जैसे हवा में ही विलीन हो गया। ये तो किसी फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से वो और ज्यादा उलझ गई। देखिए, नागरिक रडार से तो वो गायब हो गया था, लेकिन मिलिट्री रडार ने उसे ट्रैक करना जारी रखा था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि विमान का जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम था, उससे अगले कई घंटों तक सिग्नल आते रहे। अच्छा। ये बात पक्की करती है कि ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बाद भी विमान घंटों तक उड़ता रहा था। अच्छा, मिलिट्री रडार ने क्या देखा फिर? क्या विमान अपने रास्ते पर ही था? नहीं, यहीं पर पहला बड़ा रहस्य सामने आता है। मिलिट्री रडार डेटा दिखाता है कि विमान ने अचानक पश्चिम की तरफ एक तेज मोड़ लिया, और ये जानबूझकर किया गया लगता था। वो अपने तय रास्ते से, जो उत्तर पूर्व की तरफ था बीजिंग के लिए, उससे पूरी तरह हट गया और वापस मलय प्रायद्वीप के ऊपर से गुजरा। जानबूझकर किया गया मोड़। तो इसका मतलब ये कोई तकनीकी खराबी से हुई गड़बड़ी नहीं लग रही। ऐसा ही लगता है। देखिए, जिस तरह का वो टर्न था और जिस सटीकता से लिया गया, वो किसी सिस्टम फेलियर जैसा नहीं लगता। ज्यादा संभावना यही लगती है कि किसी ने विमान को कंट्रोल करके रास्ता बदला। ये मोड़ इतना अहम था कि इसने विमान को उसकी मंजिल से बिल्कुल उल्टी दिशा में भेज दिया। मलय प्रायद्वीप पार करने के बाद विमान किस तरफ गया? रडार और बाद में जो सैटेलाइट डेटा का एनालिसिस हुआ, उससे पता चलता है कि पश्चिम की ओर जाने के बाद विमान ने फिर दक्षिण की तरफ एक लंबा मोड़ लिया, और फिर वो विशाल, एकदम वीरान हिंद महासागर के ऊपर उड़ता रहा। ये रास्ता उसे दुनिया के सबसे दूर-दराज समुद्री इलाकों में से एक की तरफ ले जा रहा था। और वो सैटेलाइट सिग्नल्स, आपने कहा कि वो घंटों तक आते रहे, उनकी क्या कहानी है? हाँ, विमान का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे सैटकॉम कहते हैं, वो इनमार्सैट सैटेलाइट के साथ एक तरह से पिंग करता रहा। नियमित अंतराल पर संपर्क होता रहा, जिन्हें हम हैंडशेक कहते हैं, और ये सुबह 8:19 तक जारी रहे, उड़ान भरने के काफी देर बाद तक। अब ये हैंडशेक जो है, ये कोई GPS लोकेशन की तरह पिन पॉइंट लोकेशन नहीं बताते। ये दरअसल सिग्नल के आने जाने में लगे समय के आधार पर सैटेलाइट से विमान की दूरी का एक अंदाजा देते हैं। इससे संभावित रास्तों के आर्क या चाप का पता चलता है कि विमान इन आर्क्स पर कहीं हो सकता था। अच्छा, तो एक बहुत बड़ा दायरा पता चलता है, कोई एक पक्की जगह नहीं। बिल्कुल सही। और इसी आखिरी हैंडशेक, यानी सुबह 8:19 वाले सिग्नल और विमान में कितना ईंधन बचा होगा, इसके अनुमान के आधार पर ही जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि विमान का ईंधन दक्षिणी हिंद महासागर में कहीं खत्म हुआ होगा और वो वहीं कहीं क्रैश हो गया।
ये 8:19 का सिग्नल कम से कम ये तो बताता ही है कि विमान उड़ान भरने के लगभग 7.5 घंटे बाद तक हवा में था, ऑपरेशनल था। 7.5 घंटे? मतलब ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बाद भी करीब 7 घंटे और? ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और इसी जानकारी के आधार पर फिर वो जो बड़ी खोज शुरू हुई थी वो हुई होगी। हाँ, और वो जो खोज अभियान शुरू हुआ वो शायद एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन बन गया। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चीन, इन देशों ने मिलकर इस मल्टीनेशनल एफर्ट को लीड किया। खोज का फोकस दक्षिणी हिंद महासागर का वो विशाल इलाका था जो बेहद गहरा है और बहुत दुर्गम भी। मैंने सुना है लाखों वर्ग किलोमीटर का इलाका छान मारा गया था। सही सुना है आपने। अंडर वाटर वेहिकल्स, सोनार टेक्नोलॉजी, मतलब तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करके समुद्र की सतह के नीचे हजारों वर्ग किलोमीटर की मैपिंग की गई। ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल था। सोचिए, समुद्र कई किलोमीटर गहरा, मौसम अक्सर खराब रहता है और इलाका इतना बड़ा कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। सालों तक ये खोज चली। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ मिला? देखिए, जो मुख्य मलबा था, खासकर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें ब्लैक बॉक्स कहते हैं। हाँ, ब्लैक बॉक्स, जो दुर्घटना का कारण बता सकते थे, वो आज तक नहीं मिले और यही सबसे बड़ी निराशा हाथ लगी। पर वो कुछ टुकड़े तो मिले थे ना? अलग अलग जगहों पर बहकर आए थे शायद। हाँ, वो मिले थे, लेकिन वो खोज अभियान के दौरान नहीं बल्कि बाद में। घटना के लगभग 1.5 साल बाद जुलाई 2015 में हिंद महासागर के पश्चिमी किनारों पर, जैसे अफ्रीका के पास, कुछ चीजें बहकर आने लगीं। पहला टुकड़ा विमान के पंख का एक हिस्सा होता है, फ्लैपरॉन, वो रियूनियन आइलैंड पर मिला। इसके बाद मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, इन तटों पर भी कई और छोटे बड़े टुकड़े मिले। इनकी जांच हुई और ये कंफर्म हुआ कि ये MH370 के ही हिस्से थे। तो कम से कम ये तो पक्का हो गया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, समंदर में गिरा था। हाँ, इससे ये बात तो साबित हो गई। विमान का अंत समंदर में ही हुआ। लेकिन क्योंकि ये टुकड़े हजारों किलोमीटर बहकर आए थे, इनसे दुर्घटना की सही जगह का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा हुआ क्यों, उसका जवाब तो इन टुकड़ों से बिल्कुल नहीं मिला। और यहीं से शायद उन थ्योरीज, उन सिद्धांतों का दौर शुरू होता है जिनके बारे में हम इतना सुनते आए हैं। क्योंकि जब सबूत कम हो तो अटकलें ही ज्यादा होती है ना। हाँ, बिल्कुल। और MH370 के मामले में सिद्धांतों की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ सिद्धांत हैं, इनमें से कोई भी साबित नहीं हुआ है। पहला और सबसे सीधा सिद्धांत तो है तकनीकी खराबी। हो सकता है विमान में कोई बड़ी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गई हो। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, विमान का रास्ता बदलना, ट्रांसपॉन्डर का बंद होना, ये सब किसी सामान्य तकनीकी खराबी से पूरी तरह मेल नहीं खाते। खासकर एक आधुनिक बोइंग 777 जैसे विमान में ऐसी घटनाएं बहुत रेयर होती हैं। और अपहरण वाली थ्योरी, हाईजैकिंग। अपहरण ये दूसरा प्रमुख सिद्धांत है कि मतलब किसी ने जबरदस्ती विमान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी पहेली ये है कि आज तक किसी भी ग्रुप ने या किसी व्यक्ति ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। आमतौर पर इतने हाई प्रोफाइल केस में कोई ना कोई दावा जरूर करता है, कोई मांग रखता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल खामोशी। ये बात वाकई बहुत अजीब है। और तीसरा सिद्धांत, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, पायलट वाला। हाँ, वो है पायलट या क्रू द्वारा जानबूझकर की गई कार्रवाई। ये सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि विमान का रास्ता बदलना, कम्युनिकेशन बंद करना, ये सब किसी ऐसे व्यक्ति का काम लगता है जो प्रशिक्षित हो, जो विमान के सिस्टम को अच्छी तरह जानता हो। तो शक पायलट या को पायलट पर जाता है। कैप्टन ज़हारी अहमद शाह बहुत अनुभवी पायलट थे। उनके घर पर जो फ्लाइट सिम्युलेटर मिला था, उस पर हिंद महासागर के ऊपर के कुछ रास्ते सिम्युलेट किए जाने की भी खबरें आई थीं। हालांकि जांच में इसे कोई निर्णायक सबूत नहीं माना गया। लेकिन फिर वही बात घूम फिर कर आती है, कोई ठोस सबूत नहीं है। कोई स्पष्ट मकसद सामने नहीं आया कि वो ऐसा क्यों करेंगे। उनके परिवार वाले, उनके सहकर्मी सब इस संभावना को पूरी तरह खारिज करते हैं। मतलब परिस्थितियां इशारा करती हैं पर पुख्ता सबूत कहीं नहीं है। और कोई मुख्य सिद्धांत? एक और संभावना जिस पर बात होती है वो है आग लगने या कैबिन में हवा का दबाव अचानक कम हो जाना, जिसे रैपिड डिकम्प्रेशन कहते हैं। हो सकता है इसकी वजह से क्रू अक्षम हो गया हो या बेहोश हो गया हो, शायद इसीलिए कम्युनिकेशन बंद हो गया हो। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि विमान इतने नियंत्रित तरीके से
घंटों तक कैसे उड़ता रहा और उसने वो शुरुआती मोड़ कैसे लिए। कुछ लोग मानते हैं कि ऑटो पायलट शायद किसी प्रीसेट रास्ते पर उड़ता रहा हो, लेकिन वो शुरुआती मोड़ इतने सटीक थे कि वो मानवीय हस्तक्षेप की तरफ ज्यादा इशारा करते हैं। तो मतलब हर थ्योरी में कुछ ना कुछ पेंच है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो पूरी कहानी को समझा नहीं पाता। बिल्कुल, यही इस मामले की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी पहेली है। जब तक मुख्य मलबा और वो ब्लैक बॉक्स नहीं मिलते, ये सब अटकलें ही रहेंगी। हर सिद्धांत कुछ सवालों के जवाब देता है तो कुछ नए सवाल खड़े कर देता है। अच्छा, इतने सालों की जांच हुई, फिर 2018 में एक ऑफिशियल रिपोर्ट भी आई थी मलेशियाई जांच दल की। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया फाइनली? हाँ, वो फाइनल रिपोर्ट थी, लेकिन उसने भी रहस्य को सुलझाया नहीं, बल्कि शायद और गहरा दिया। रिपोर्ट का जो मुख्य निष्कर्ष था वो ये था कि गायब होने का पक्का कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन रिपोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी कि विमान का अपने रास्ते से हटना और आगे की जो उसकी उड़ान थी वो मैनुअल इनपुट का नतीजा थी। मतलब ये किसी ऑटोमेटिक सिस्टम की गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने सचेत होकर ये किया था। लेकिन रिपोर्ट ये नहीं बता पाई कि ये किसकी कार्रवाई थी और क्यों की गई थी। बिल्कुल, रिपोर्ट ये स्थापित नहीं कर पाई कि ये किसने किया और क्यों किया। कोई मोटिव नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। तो एक तरह से ऑफिशियल जांच ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि ये जानबूझकर किया गया था, पर करने वाला कौन था और क्यों, ये अज्ञात है। इसने रहस्य को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। तो आज भी एक दशक से ज्यादा समय बीत गया है और MH370 एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बनी हुई है। और ये सिर्फ एक तकनीकी पहेली नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी भी है। निश्चित रूप से उन 239 लोगों के परिवार, उनके लिए ये एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार है, एक दर्द है। उन्हें आज तक कोई निश्चित जवाब नहीं मिला है कि उनके अपनों के साथ क्या हुआ। उनकी पीड़ा हमें याद दिलाती है कि इन घटनाओं का इंसानी पहलू कितना गहरा और स्थायी होता है। ऑनलाइन फोरम है जहां लोग आज भी इसी सवाल पर बहस करते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ रखें, एक विमान उड़ा नॉर्मली, फिर संपर्क टूटा, उसने जानबूझकर रास्ता बदला, घंटों उड़ता रहा और हिंद महासागर में कहीं खो गया। कुछ टुकड़े मिले हैं पर मेन मलबा और जवाब गायब हैं। जांच कहती है कि रास्ता किसी इंसान ने बदला था, पर कौन था वो और क्यों बदला ये पता नहीं। तो इन सब का मतलब क्या निकालें हम? मेरा ख्याल से इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि ये घटना हमारी जो आधुनिक तकनीक है, हमारी निगरानी की जो क्षमताएं हैं, उनकी सीमाओं को दिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन एक इतना बड़ा जेटलाइनर घंटों तक रडार से बचकर उड़ सकता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो सकता है। ये हमें हमारे महासागरों की विशालता और उनकी दुर्गमता की भी याद दिलाता है। और वो मानवीय हस्तक्षेप वाला पहलू, वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। ये बताता है कि दुर्घटनाएं हमेशा तकनीकी खराबी या मौसम का ही नतीजा नहीं होती। कभी कभी इंसान के अपने इरादे भी ऐसी त्रासदियों को जन्म दे सकते हैं जिनके पीछे के कारण शायद हमेशा के लिए छिपे रह जाएं। ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम वाकई अपनी इस बनाई हुई दुनिया पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर उतना नियंत्रण रखते हैं जितना हम समझते हैं। शायद यही वो बड़ा सवाल है जो MH370 हमारे सामने छोड़ कर गया है। ये सिर्फ एक लापता विमान की कहानी नहीं है, ये हमारी जानकारी की हदों की कहानी है, टेक्नोलॉजी की सीमाओं की कहानी है और अनसुलझे रहस्यों के सामने हमारी एक तरह की लाचारी का प्रतीक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ चीजें हमेशा हमारी समझ से परे रहेंगी, खासकर तब जब वो दुनिया के सबसे अनदेखे अनजाने कोनों में घटित होती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।